हेलो बच्चों, आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम भाषा के विषय में समझेंगे। ठीक है, हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिन माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें क्या बोलते हैं? भाषा। भाषा कई प्रकार की हो सकती है। हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, उर्दू, फारसी, मतलब जो हमारी मातृभाषा हो, या ज़रूरी नहीं कि मातृभाषा जो हो उसी भाषा में हम लोग बात करें। कोई भी भाषा हमारी माध्यम बन सकती है। ठीक, तो आज के वीडियो में आज हम यही जानेंगे कि भाषा क्या है, भाषा के रूप कितने हैं और ये संविधान में कब ये आई। ठीक, इसके बारे में कुछ रोचक तत्व जानेंगे। और देवनागरी लिपि क्या है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या है भाषा? अभी मैंने आपको बताया ना, भाषा के माध्यम से हम अपने मन के भावों तथा विचारों को लिखकर तथा बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब यही बोला ना मैंने कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना दूसरों के सामने। अब अकेले में थोड़ी ना बड़बड़ाएगा, अकेले में बड़बड़ाएगा तो भी भाषा की ज़रूरत तो पड़ेगी ही ना। तो मतलब वही बात हुई कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा की ज़रूरत पड़ती है। संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, अरबी, उर्दू, रूसी आदि। अब इसके रूप देखते हैं, प्रकार देखते हैं। कितने प्रकार की? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। ये हम सभी जानते होंगे। आप बोल रहे होंगे कि क्यों ये सब, मतलब छोटे क्लास पिक्चर से लग रहा है कि छोटे क्लास के बच्चों की बुक से पढ़ा रही हैं, लेकिन जो हमारा ज्ञान होता है ना, उसको हमेशा अर्जित करते रहना चाहिए, हम चाहे जितने भी बड़े हो जाएं। ठीक है, ये नहीं कि वो छोटे क्लास की बुक है या बड़े क्लास की बुक है, हमें ज्ञान मिल रहा है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं हमें शायद हायर एजुकेशंस की बुक में नहीं मिलेंगी। ठीक, क्या कहते हैं, छोटे क्लास के बच्चों की बुक में अच्छे से मिल जाएंगी, क्योंकि उसमें हमें डिटेल से पढ़ाया जाता है ना, समझाया जाता है। चलिए, मौखिक भाषा क्या है? जो बोलकर व्यक्त किया जाए, वो मौखिक भाषा है। भाषा के जिस रूप से हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे बोलना, वाद विवाद प्रतियोगिता होता नहीं है, भाषण देना, टेलीफोन पर बात करना, रेडियो सुनना, दूरदर्शन, गाना, शिक्षक द्वारा कक्षा में समझाना। मतलब ओरली जैसे समझाते, अभी मैं आपको समझा रही हूँ तो क्या है ये? हाँ, ये मौखिक के अंतर्गत आता है। जब मैं लिख कर बताऊंगी तो वो लिखित के अंदर लिखित के अंतर्गत आता है। लिखित भाषा, भाषा के जिस रूप से अपने विचारों को लिखकर दूसरों पर प्रकट किया जाता है अथवा लिखे हुए को पढ़कर समझा जाता है, वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे समाचार पत्र, ईमेल, एसएमएस, पुस्तकें तथा फैक्स आदि। आप समझ रहे हो ना? अब ये जैसे लिखा हुआ तो ये लिखित है। ठीक है, अब मैं आपको बोलकर पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, तो क्या है? वो मौखिक है। अब इसके कुछ रोचक तत्व देखते हैं कि कैसे ये हिंदी भाषा का संविधान में उद्गम हुआ। मतलब कब हुआ, कब इसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और एक चीज़ कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। हम इन छोटी छोटी चीज़ों को इतना माइंड में नहीं रखते हैं, नहीं करते रहे ये तो कर लेंगे एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन जब 4 ऑप्शन आते हैं ना तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, चल, हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान द्वारा हिंदी, उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी, असमी, बांग्ला, आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, बांग्ला, डोगरी, पंजाबी, उड़िया, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कोंकणी, मणिपुरी, मैथिली,
संथाली, बोडो, सिंधी, नेपाली इन 22 भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, अब पहले इसको पढ़ते हैं। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं ना, इसीलिए मनाते हैं क्योंकि उसको भारतीय संविधान में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला। ठीक। भारत के संविधान के अनुच्छेद कितना 343 के अनुसार भारत संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। इससे क्वेश्चन जरूर आता है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक। मौखिक भाषा को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए लिखित भाषा का विकास हुआ। अब हम लोग ऐसे बार बार बोलते रहेंगे तो एक इरेज भी तो होता जाएगा ना, माइंड में कितनी बातें रह जाएंगी। तो कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिनको लिख लिया जाता है ताकि वो माइंड में हमेशा रहे, और अगर हम कुछ भूल जाए तो पढ़ लें तो हमें वो फिर से याद आ जाएगा। तो वो क्या हुई, जो लिख लिया वो लिखित हुआ, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 14 सितंबर 1949 जी को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। अब लिपि के विषय में जानते हैं, लिपि क्या होती है। भाषा की मूल ध्वनि को लिखकर प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब एक भाषा देखते हैं कि भाषा कौन सी और उसकी लिपि कौन सी है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और कोंकणी की, इन सब की भाषा कौन सी है? देवनागरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे तो एक क्वेश्चन जरूर आता है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच की क्या है लिपि? रोमन। पंजाबी की गुरुमुखी, और उर्दू की क्या है? अरबी फारसी। ये तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन ये हिंदी पता है देवनागरी, संस्कृत की भी देवनागरी है, मराठी, नेपाली और कोंकणी की भी। ठीक है ना। चलिए अब बोली के विषय में जानते हैं कि बोली क्या होती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, मतलब हर क्षेत्र की एक अपनी विशेष बोली होती है। आप कभी बनारस गए हैं, वहाँ की भाषा मिलाइए और दिल्ली की मिलाइए, एकदम अलग होगी। तो वही चीज़ है, वहाँ बोली उसी को बोलते हैं जो क्षेत्र के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, अभी मैंने बताया आपको। बोली को हम भाषा की प्रारंभिक अवस्था भी कह सकते हैं। बोली का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं किया जाता, हम लोग इसको औपचारिक तौर पर नहीं यूज़ करते। ऐसे बोल भाल की भाषा में हम लोग कोई तरह से भी बोल लेते हैं, लेकिन जहाँ पर लिखने की बात होती है या फिर औपचारिक कार्य होता है, ठीक, तो वहाँ पे साधारण ये क्षेत्रीय बोली नहीं लिखते हैं। प्रायः बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है, उसका लिखने का तरीका अलग होता है। मैथिली, हरियाणवी, राजस्थानी, अवधी, भोजपुरी, कन्नौजी, बुंदेली, मगधी तथा ब्रजभाषा हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। अब देखिए आजकल गाना कितने सारे आए, भोजपुरी गाना सुनिए और वही हिंदी सॉन्ग सुनिए, है ना। और ना भाषा, लिपि और बोली समझ में आई होगी। भाषा वो है हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम। लिपि भाषाओं की मूल ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने की एक तरीका है, चिन्ह है, ठीक है, जो सबकी अलग अलग है। और बोली जो क्षेत्र भाषाएं में बोली जाती, एक मतलब एक सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती हैं। ठीक है। ऐसा है कि मेरा आपको ये बताना समझाना समझ में आया होगा। धन्यवाद।